से जनप्रतिनिधि कैप्टन अभिमन्यु भी कर रहे हैं, वहाँ से रामकुमार गौतम विधायक है, वो तो कहते हैं मेरा बस का नहीं है, सरकार मेरी सुनती नहीं है। आप किस तरह से कोशिश करेंगे कि हाँ वो जल जो पानी भरा हुआ उसकी निकासी, उसके लिए प्रयास कैसे कर रहे हैं? देखिए, कैप्टन अभिमन्यु को तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इन चीज़ों से लेना देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला जी इस बात को गौर करेंगे कि वो केवल और केवल फोटो करवाने के लिए नारायण दलके में नहीं आ रहे कहीं वो और मैं ये भी उम्मीद आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत चौटाला से और उनकी सरकार से करना चाहूँगा कि हमें पूरी उम्मीद है दुष्यंत चौटाला कल पानी के अंदर घुस के ये चेक करें कि पानी का सतर कहाँ तक है। राजनेताओं का यही काम होता है कि ठीक है, एक बार के मैदान में जनता ने चुन लिया तो ठीक है, नहीं चुना तो अपना दरवाजा बंद कहीं और। ये केवल कैप्टन अभिमन्यु की बात नहीं है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा, ये वोटर को सोचना पड़ेगा। जब तक वोटर नहीं सोचेगा, कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग 5 साल में एक बार वोट लेके आते रहेंगे, लोगों के वोट ठगने का काम करेंगे। और कैप्टन अभिमन्यु तो हरियाणा में एकमात्र ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो सीधे मुंह पे कहते हैं कि मैंने वोट पैसे से खरीदे हैं। जैसे दादा रामकुमार गौतम से में आपके अच्छे संबंध रहे, आपको क्या लगता है दादा रामकुमार गौतम की उनकी चलती नहीं है या काम करना नहीं चाहते, क्या मंशा आपको दिखाई देती है? जैसे रामकुमार गौतम की अगर बात करें दादा की। नहीं, मेरे तो बुजुर्ग हैं और काफ़ी बार मिलना भी पहले हुआ है, अब तो मैं नहीं मिला विधायक बनने के बाद। तो आने वाले समय में जैसे आपके साथ ही थे उमेद लोहान जी, पहले इनेलो में थे, फिर उसके बाद पार्टी बदली, फिर कांग्रेस में चले गए, दोबारा से फिर इनेलो में चले गए, कभी आपके भी ऐसा तो नहीं है दौर आने वाला कभी? नहीं, उमेद लोहान जी के बारे में बताऊं तो वो पहले 2014 में इनेलो में थे, 15-16 में वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे, कांग्रेस में 18 में फिर वो जेजेपी के साथ आ गए, 19 में उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगे, कैप्टन अभिमन्यु के लिए वोट मांगे, 20 में वो हुड्डा साहब के साथ आ गए, 21 में फिर अभय सिंह चौटाला के साथ आ गए। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी की, अगर हरियाणा की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, किसके नेतृत्व में आपको लगता है कि हरियाणा में सरकार बन सकती है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनती नहीं, बनेगी। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, चौधरी भूपेंद्र और 75 पार का नारा देके 50 भी नहीं आई, 40 सीट तक सीमित रहेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में 75+ सीटें आएंगी, आप इसको देखना। लोग हर रोज अपना काम छोड़ के नहीं जा सकते, सबका एक ध्येय है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व तो मैं कांग्रेस में ज्वाइन हूँ, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं केवल, और कांग्रेस मेरी पार्टी है। मुझे ना शैलजा जी से परहेज, ना रणदीप जी से परहेज, लेकिन जब मेरा मान सम्मान, मेरा भविष्य मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में सुरक्षित समझता हूँ। मतलब निजी स्वार्थ होते सभी लोगों के? नहीं, निजी स्वार्थ नहीं। आपने कहा कि मेरा भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में दिखाई दे रहा है तो मैं उनके साथ हूँ, तो निजी स्वार्थ हुआ? जब हम गुटों की बात कर रहे हैं तो हम निजी बात करेंगे ना। मैं प्रदेश की से पहले बात की तो मैंने आपको कहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ही प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया हुआ वोट ही बीजेपी के खिलाफ जाएगा। आज कौन सा देश हित, कौन सा हित? प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई बड़ा हो कांग्रेस का? बिल्कुल नहीं है। छोड़िए, पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए। कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाने की जो खबरें आ रही है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बागडोर मिलेगी तो कुलदीप बिश्नोई की वहाँ पे कोई पूछ होने वाली नहीं है, उससे पहले पार्टी चेंज? नहीं, ये गलत है। ये जो कुलदीप बिश्नोई जी ने एक रूमर लगाया कि भाई उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उनको ये नहीं किया, ये नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी की खुद की मजबूरी थी, उनके पासपोर्ट जब्त किए हुए थे, उनके ऊपर ईडी के और इनकम टैक्स के जबरदस्त छापे पड़ रहे थे, और हमें दुख है इस बात का कि कुलदीप बिश्नोई जी ने बिना लड़ाई लड़े सरेंडर कर दिया बीजेपी को। वो अच्छा मैसेज अपने वर्करों में, अपने साथियों में, सुख दुख के लोगों में दे सकते थे, मजबूरी के चलते जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत गलत है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। प्रदेश अध्यक्ष तो हाईकमान ने बनाना है। तो कांग्रेस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट दिखाई देता है आदमपुर से उतारने के लिए, कोई चेहरा है ऐसा? आज हरियाणा में सबसे ज्यादा चेहरे ही कांग्रेस पार्टी के पास है। आदमपुर से? बिल्कुल। कौन है? मैं तो एक सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी, और आदमपुर में आप
भूल रहे हैं कि आदमपुर में बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए, कांग्रेस पार्टी का एक चुनाव भी हुआ था अगर आप युवा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आपके अच्छे संबंध है, दीपेंद्र जी के साथ अच्छे संबंध है, अगर कह दिया कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है, एक तरह से जस्सी पेटवाल को कहते हैं कि आदमपुर से हमारा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा, तो आप जाएंगे? नहीं, मेरी जमीन नारायणुंद में है, मेरे जो साथी है, मेरे चाचे ताऊ, मेरे बुजुर्ग, मेरा गांव नारायणुंद में है, मैं वहीं तक सीमित हूँ। अभी ये बताइए कि जिला स्तरीय जो कार्यकारिणी गठन आपको क्या लगता है कब तक लिस्ट आउट होने वाली है? कई दिन से लिस्ट कुमारी सैलजा ने फोल्ड करके दिया हुआ, वो लिस्ट अभी खुली नहीं है, और कब तक होगी? हाईकमान का काम है ये, मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता इन चीज़ों में इंटरफेयर करे अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है जस्सी पेटवाड़, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की राजनीति को लेकर, कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदने वाली है, और उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे जस्सी से, क्योंकि युवा हैं, सक्रिय हैं। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, रमेश जी। जस्सी जी, जैसे कि पिछला आपका एक्सपीरियंस की अगर बात करें, पहले किसी और पार्टी में थे, कांग्रेस में आने के बाद कैसा लग रहा है? देखिए, हर पार्टी की एक विचारधारा अलग होती है, और हर पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जहां मैंने पहले काम किया वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो काम करने का तरीका भी अलग है। लेकिन जिसकी राजनीतिक सोच ग्राउंड लेवल की हो, जिसे रहना लोगों के बीच हो, मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों में कोई खास सा फर्क होगा। तो मुझे मेरे हल्के में लोगों के बीच जाने के लिए ना किसी पार्टी की जरूरत, ना किसी विचारधारा की जरूरत। मैं अपना पूरा समय हल्के के बीच में बिताता हूँ, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, शाम हो, तो पूरा प्रयास करता हूँ कि भी मैं जितना मेरे पास समय है, दिन के पूरा समय मैं अपने हल्के के लोगों के सुख में, दुख में, हर हालात में उनके बीच रहना मुझे पसंद है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि भाई कोई, ना पहले कोई ज़्यादा फर्क था, ना कोई अब फर्क है। आपको नहीं लगता अगर जैसे कि एक क्षेत्रीय पार्टी में आप काम कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी में आप काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी में वो एक तरह बड़े ओहदे लेने के लिए बड़े, मतलब कि बड़े पार्टियों में शामिल होते हैं कि हाँ वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें हासिल होगा। क्या उसी सोच के साथ आपने पार्टी बदली है? नहीं, मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है। मेरा जो लक्ष्य है वो, जैसे अर्जुन का जो लक्ष्य था वो मछली की आँख थी, मेरा लक्ष्य मेरी विधानसभा है, मुझे चुनाव लड़ना है। नारायणुंद ही मेरा लक्ष्य है, ना मुझे बड़े पद लेके ये कि भाई मुझे कहीं ऊपर जाना है, या भाई मुझे कोई हाईकमान से अलग से कुछ उम्मीदें हैं। मैंने पहले INLD से भी चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस से भी। तो मेरा यही है कि मैं अपने लोगों के बीच रहूं, और मेरा मकसद मेरी विधानसभा के लोगों के सुख दुख के बीच रहना, नारायणुंद हल्के के हर मुद्दे की आवाज़ बनना ही मेरा बड़ा मकसद है। जैसे नारायणुंद हल्के की हर मुद्दे की आवाज़ आप बनने की बात करें, वहीं पे अगर हम लोग बात करें, नारायणुंद हल्के में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है। क्या आप वहां जायजा लेने गए हैं और उन लोगों से सुध बुध लिए, और उन जो एक दिक्कत है उसको, समस्याओं को ऊपर तक आपने बातचीत की है? देखिए, मेरे 15-16 गांव कवर हो चुके हैं। आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इतने पानी में भी गया हूँ, और हर रोज़ हमारा जैसे मतलब 4-5 गांव का, 3-4 गांव का, 2 गांव का प्रोग्राम रहता है। बहुत नारायणुंद हल्के में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो आज जल भराव से पीड़ित ना हो। हर गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बुजुर्गों को कहना है कि 1995 के में जो बाढ़ आई थी, जो पानी आया था, उससे कई गुना पानी इस टाइम है। स्कूल बंद हैं, घर, मैं जैसे आपको 2 दिन पहले की बता दूं, मैं मिर्चपुर गया था, वहाँ के सैकड़ों घर जलमग्न हैं, खाली पड़े हैं, अनाज सड़ चुका है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। लोगों ने पशुओं को खोल के बाहर कर दिया है कि भाई कम से कम ये अपना पेट तो भर लेंगे, क्योंकि चारा ख़त्म हो गया है। जो स्टॉक, मान लो जो तूड़े का स्टॉक जो रखते हैं किसान, वो सड़ चुका है। और तो और जो खाने का जो स्टॉक है, हालात ऐसे हैं कि सरकारी स्कूल की छतों पर रहने को लोग मजबूर हैं। दूसरे गांव की बात करूं मैं, डाटा, गुराना, खानपुर, वहाँ लोगों की तीसरी फसल बर्बाद हो रही है। पहले धान नहीं लगे, उस टाइम जल भरा हुआ, फिर गेहूं की फसल, क्योंकि पानी नहीं उतर सका, ज़मीन नहीं बतरास की। अब फिर
जबरदस्त जल भराव हो चुका, तो ये फसल भी गई। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार की हम बात करें, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सरकारें रही है, अलग अलग नेता हैं वहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो रामकुमार गौतम जी वहाँ से विधायक हैं और जेजेपी की एकता अलायंस की सरकार है। तो क्या लगता है आपको, जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आपकी जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? ये कुदरत की मार है। मैं सबसे पहले तो कहूँगा ये बारिश का, मानसून का समय है, बारिश होनी थी, लेकिन जिम्मेवारी अगर मैं कहूँ, ये किसी को नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी। फिर भी होने के बाद भी आज 10 दिन हो चुके हैं बारिश को, उसके बाद भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे साधन मुहैया नहीं करवाए गए जो जल निकासी का एक ठोस प्रबंध किया जा सके। नारनौंद में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जहां मैं बात करूं सीसर, खरबड़ा, रोशनखेड़ा, सिंगवा, मदनेड़ी की बात करूं मैं, खानपर, सिंदर, डाटा, गुराना, इन गाँव की बात करूं मैं, मिर्चपुर, मिलकपुर की बात करूं मैं, राखीगढ़ी की बात करूं मैं, ये गांव ऐसे हैं कि जो हल्की सी बारिश के बावजूद इनमें बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता है। तो यहाँ सरकार को और प्रशासन को परमानेंट ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे इन गाँव की फसल जल भराव से खराब ना हो। घरों में पानी, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और लोग, हम भी देख के आए थे, ढाणियों में पानी है, खेत में जैसे पानी है, ढाणियों में जो जितने भी मकान है वो एक तरह से गिरने को है, पुराने मकान बने हैं, इस तरह के हालात है। आप विपक्ष के नेता हैं, युवा हैं, कांग्रेस पार्टी आपकी विपक्षी भूमिका हरियाणा में निभा रही है, तो आप लोगों की तरफ से क्या आप लोग ये नहीं इकट्ठे होकर विपक्ष को होने के नाते अपनी भूमिका सही तरह से निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे? क्या कारण है फिर सरकार सुनवाई नहीं कर रही? देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा धर्म होता है लोगों की आवाज़ उठाना। जो जनहित के मुद्दे जो सरकार की नज़रों में नहीं आते या सरकार उनके ऊपर ध्यान ना देती हो, तो विपक्ष का एक अपना दायित्व है, अपना एक फर्ज बनता है कि उन मुद्दों को सरकार के सामने, लोगों के सामने लाने का काम करे। ये जो सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जिसने मीडिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। आज कहाँ हैं बड़े चैनल्स? पूरी दुनिया में किसान आंदोलन की गूंज गई, लेकिन एक भी बड़े चैनल ने किसान आंदोलन दिखाने का काम नहीं किया। तो जनहित के मुद्दों से आज के बड़े बड़े चैनल का, जहाँ मैं आज तक जीटीवी, बड़े एबीपी न्यूज़, इन चैनलों की बात करूं, तो इन लोगों को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनको सरकार और मोदी के गुणगान करने से फुर्सत नहीं मिलती। हरियाणा की मैं बात करूं तो जैसे कांग्रेस पार्टी का जो भी नेता जो है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, वो अपने एरिया में जा रहा है। मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं नारनौंद के जल भराव से जितने भी गांव जल भराव से ग्रसित हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे 17-18 गांव कंप्लीट हो चुके हैं। कल फिर हमारा सिंगवा, मदनेड़ी और सीसर, खरबड़ा का है। जैसे जी मैं कह रहा हूँ, आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समाधान के लिए, हमें समाधान चाहिए उसके लिए क्या आपने विपक्ष की भूमिका, वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से जनप्रतिनिधि कैप्टन अभिमन्यु भी कर रहे हैं, वहाँ से रामकुमार गौतम विधायक है, वो तो कहते हैं मेरा बस का नहीं है, सरकार मेरी सुनती नहीं है। आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो जल जो पानी भरा हुआ उसकी निकासी, उसके लिए प्रयास कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, कैप्टन अभिमन्यु को तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इन चीज़ों से लेना देना है। वो सिर्फ अपने पैसे के दम पे चुनाव लड़ने आते हैं। एक बार ही आते हैं वो 5 साल में, चुनाव लड़ते हैं, 15-20 दिन वो मजबूरीवश लोगों के पांव पकड़ते हैं। रही बात दादा गौतम की, तो नारनौंद हल्के में आप चेक करो कि सबसे पहले हम गए, जब मैंने लोगों के बीच आवाज़ उठाना शुरू किया, जब मैंने लोगों को आप जैसे पत्रकारों ने जब प्रशासन के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में सवाल किए, उसके बाद दादा गौतम जी ने एक दिन का प्रोग्राम मेरे हल्के का बनाया था। और ये बात मुझे लगता है कि ये बात कहीं लोगों के लिए न्याय संगत नहीं है। उन लोगों के साथ ये अन्याय है जिन्होंने उनको वोट दिया है, कि वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। विधायक हैं वो, मनोहर लाल खट्टर के साथ बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग है, और रामकुमार गौतम एक विधायक पूरे प्रशासन को साथ लेके, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, एसडीएम साहब से, एसडीओ से, एक्शन से, सबसे मैं बात करता हूँ। दिन में 5-5, 7-7 बार हमारी बात होती है। जब भी मुझे कोई समस्या का पता चलता है, मैं तुरंत अधिकारियों से संपर्क करता हूँ। और अधिकारी, मैं ये बिल्कुल ये बिल्कुल एक न्याय नहीं होगा अधिकारियों के साथ अगर मैं झूठ बोलूँगा। मैं जितनी बार भी अधिकारियों से बात करता हूँ, सारे अधिकारी पूरा कोऑपरेट करने का काम करते हैं। देर सबेर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाते हैं सामान। लेकिन दिक्कत प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ एक सबसे बड़ी है, उनके पास सरकार से पूरे साधन मुहैया नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, मोटर की ज़रूरत है, तारों की ज़रूरत है, पाइप्स की ज़रूरत है, वो प्रशासन को सरकार की तरफ से पूरे तौर पे नहीं मिले हुए। प्रशासन जो है, अधिकारी जो हैं, नारनौंद के अधिकारी, वो आधे अधूरे साधनों के साथ इंतजाम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे पता लगता है
जब भी मुझे पता लगता है कि भाई समस्या कहाँ है, तो मुझे वो समस्या मैं अधिकारियों तक पहुंचाता हूं, कुछ न कुछ समाधान भी होता है। लेकिन पानी का जो जल स्तर है वो इतना बड़ा है कि सरकार जब तक नहीं लगेगी, अब जब हमने सरकार की जो नाकामी है, जो सरकार की नींद है, उसको जब जगाने का प्रयास किया, तभी तो रामकुमार गौतम जी हल्के में गए। और जस्टिस जी कहते हैं हालांकि अधिकारी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास जो सामान चाहिए, जैसे मोटर है तो जल की तो उसके लिए रिपेयरिंग, ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर में कोई खामी है तो उसको दूर करना, अधिकारी तैयार है, लेकिन सरकारी तंत्र में सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर है बता रहे हैं जी। बिल्कुल, सरकार ना तो पूरे साधन मुहैया करवा रही, अधिकारी प्राइवेट ठेकेदारों से सामान लेके पूरा मतलब थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। सरकार अगर नींद से जागे तो नारनौंद, मैं आपको बताऊं, कम से कम नारनौंद में 60 से ज़्यादा पंचायतें हैं और 25 से ज़्यादा पंचायत ऐसी हैं जिनके 10 दिन से स्कूल ही बंद पड़े हैं। ये कोरोना के नाम पे शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे बच्चों को एक अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रचा गया। अब पिछले 10 दिन से नारनौंद की 25 से ज़्यादा पंचायतों में स्कूल बंद हैं। सरकार ने कोई समाधान अभी तक नहीं किया। किसी भी स्कूल में एक सिंगल मोटर, सिंगल पाइप या पानी निकासी का कोई प्रबंध किया तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। और जब विपक्ष ने, जब मैंने नारनौंद में घूम घूम के पत्रकारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जब आवाज़ उठाई है, तब जाके कहीं सरकार ने सूद लेने का काम किया। मुझे पता चला है कि 1-2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री जी भी मेरे हल्के में आ रहे हैं। मैं उप मुख्यमंत्री जी को ये जरूर कहूँगा, केवल फोटो खिंचवाने के लिए नारनौंद हल्के में ना आए दुष्यंत चौटाला जी, अधिकारियों को साथ लेके केवल ये अपने वर्करों में वाहवाही लुटवाने के लिए ना आए। अगर नारनौंद हल्के में आए तो वो सारे साधन साथ लेके आए, सारे साधन अधिकारियों को मुहैया करवाएं जिनकी कमी है। जैसे मोटर की कमी, पाइप प्रशासन को उपलब्ध करवाओ, ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाओ, बिजली के तारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो उपलब्ध करवाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला जी इस बात को गौर करेंगे कि वो केवल और केवल फोटो करवाने के लिए नारनौंद हल्के में नहीं आ रहे कहीं वो। और मैं ये भी उम्मीद आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत चौटाला से और उनकी सरकार से करना चाहूँगा कि हमें पूरी उम्मीद है दुष्यंत चौटाला कल पानी के अंदर घुस के ये चेक करें कि पानी का सतर कहाँ तक है। रोड पे खड़े होके अपने बढ़िया कपड़ों से रोड पे खड़े होके फोटो खिंचवाने का काम केवल दुष्यंत चौटाला ना करें और सारे साधन प्रशासन को मुहैया करवा के ही वापस जाएं। जैसे वहाँ से जैसे कैप्टन अभिमन्यु जी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कभी कि जाकर जहाँ से वोट लेके जीत हासिल भी की, हो इस बार नहीं जनता ने स्वीकारा, फिर भी उनका फर्ज नहीं बनता कि जाके दुख सुख में जनता के बीच जाके उनकी सुध लें? कैप्टन अभिमन्यु के फर्ज के बारे में तो कैप्टन अभिमन्यु ही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको राजनेताओं का यही काम होता है कि ठीक है एक बार के मैदान में जनता ने चुन लिया तो ठीक है, नहीं चुना तो अपना दरवाजा बंद कहीं और। ये केवल कैप्टन अभिमन्यु की बात नहीं है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा, ये वोटर को सोचना पड़ेगा। जब तक वोटर नहीं सोचेगा, कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग 5 साल में एक बार वोट लेके आते रहेंगे, लोगों के वोट ठगने का काम करेंगे। और कैप्टन अभिमन्यु तो हरियाणा में एकमात्र ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो सीधे मुंह पे कहते हैं कि मैंने वोट पैसे से खरीदे हैं। कैप्टन अभिमन्यु सीधे लोगों को मुंह पे डांट मार के घर से भगाने का काम करते हैं। ये लोगों को सोचना है, उनका फर्ज वो पूरा कर रहे हैं। क्यों? अगर वो पैसे से जीतते हैं तो वो लोगों को डांट मार के अपने घर से भगा देते हैं। 5 साल में कैप्टन अभिमन्यु जब वित्त मंत्री वहां रहे, जो लोगों को एक नरेंद्र मोदी की तरह एक बरगलाया गया लोगों को कि बहुत सारा विकास हुआ। आज नारनौंद हल्के में इलेक्शन के समय बने हुए रोडों की हालात खस्ता है। अपने चहेतों को ठेके दिलवाए और आज ना कोई अगर विकास कराया तो विकास कहाँ है? गांव क्यों डूबे हुए हैं? गलियां जो बनाई गई थी, सरपंच पंचायत ने गलियां बनाई, उन पे खुद के बोर्ड लगवाने को विकास कहते हैं। सारे रोड नारनौंद के टूटे पड़े हैं, एक रोड भी नारनौंद में ऐसा नहीं है जो सही बना हुआ हो। तो कहाँ लगा वो पैसा? अपने चहेतों को ठेके दिए, वहां से कमीशन खाया। और आज जब ये नारनौंद हल्के के लोग ऐसे हालात बने हुए हैं कि लोगों के पास खाने के नहीं है, अनाज नहीं है, रहने के लिए घर उन्होंने छोड़ दिया, जब दूसरों के पास शरण ले रहे हैं लोग, और उस किसान के हालात इतने खराब हैं
तो कैप्टन अभिमन्यु का ये फर्ज बनता है कि 3 बार उन्होंने नानुंद हल्के से वोट लिए हैं, लोगों के ठगने का काम किया है, लोगों को ये झूठ बोल के उनके वोट लूटने का काम किया है। फर्ज तो उनका बनता है कि वो हर समय लोगों के बीच रहें, हल्के के बीच रहें, लेकिन वो केवल चुनाव के टाइम आते हैं, अपने पैसे के दम पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसमें कैप्टन अभिमन्यु जी की कोई गलती नहीं। ये अगर कोई गलती है तो उन वोटर की है जो उस समय पे कैप्टन अभिमन्यु के पीछे पीछे लगने का काम करते हैं। जब तक ये लोग सूद नहीं लेंगे, ये लोग नहीं जागेंगे, तब तक कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग लोगों के वोट लूटने का काम करेंगे। जैसे दादा रामकुमार गौतम से में आपके अच्छे संबंध रहे, आपको क्या लगता है दादा रामकुमार गौतम की उनकी चलती नहीं है या काम करना नहीं चाहते, क्या मंशा आपको दिखाई देती है? जैसे रामकुमार गौतम की अगर बात करें दादा की। नहीं, मेरे तो बुजुर्ग हैं और काफ़ी बार मिलना भी पहले हुआ है, अब तो मैं नहीं मिला विधायक बनने के बाद, तो उनसे कई बार हल्के में ही मुलाकात होती थी। लेकिन चलो अब उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, 80 साल की एज होगी है, तो वो ज़्यादा चलना फिरना उनका होता नहीं, घूमना फिरना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक विधायक के पास बहुत पावर होती है, एक विधायक के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। एक विधायक का जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। एक विधायक जहां खड़ा होगा उसके साथ पूरे जिले के अधिकारी आएंगे। विधायक जहां अधिकारियों को बुलाएगा, मजबूरी है अधिकारियों को जाना पड़ेगा। और जब विधायक खड़ा होके ये कह सकता है कि मेरे एरिए में ये कमी है, ये समस्या मेरे एरिए की है, आप इसको नोट करो, विधानसभा में आवाज उठाए, तो किसी अधिकारी की इतनी मजाल नहीं है कि वो काम अधिकारी ना कर सके। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उनकी मंशा नहीं है या उनकी चलती नहीं है या वो करना नहीं चाहते, मतलब क्या है? अभी विधायक तो चुन लिया आपने, लगभग 2 साल का समय, 2.5 साल का और बचा हुआ है, तो आप क्या मानते हैं कि उनकी मंशा नहीं है काम करने की? देखिए, मैं 30-31 साल का मैं हो गया, उनकी एज 80 साल है। मैं उनकी मनसा पे सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। लेकिन मैं एक बात फिर आपको कहना चाहूँगा कि आज एक अधिकारी रामकुमार गौतम जैसे किसी भी विधायक को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। और रामकुमार गौतम जी की तो मनोहर लाल खट्टर के साथ बहुत एक बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है उनकी। तो उसके बाद भी काम नहीं हो रहे, वो गलत है। तो कहाँ दिक्कत है? वो उन लोगों के साथ अन्याय है। मैं आपके माध्यम से भी रामकुमार गौतम जी को, दादाजी को कहना चाहूँगा, हालांकि मैं उनको ये नहीं कह सकता कि भाई मैं उनको शिक्षा दे रहा हूँ, ये उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिन लोगों ने रामकुमार गौतम जी को 70,000 वोट दे के विधायक बनाया, विधानसभा भेजने का काम किया। भविष्य का किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि दादा गौतम को दुष्यंत मंत्री नहीं बनाएंगे या रामकुमार गौतम जी की दुष्यंत के साथ बात नहीं बनेगी, इन बातों का किसी को नहीं पता। लेकिन 70,000 वोट देके रामकुमार गौतम जी को नारायण हल्के ने विधानसभा में भेजने का काम किया। जैसे उस टाइम आप भी साथ थे, आपको लगता था कि अगर रामकुमार दादाजी यहाँ से सीट निकालेंगे, जीतेंगे, तो अगर दुष्यंत चौटाला की सरकार में हिस्सेदारी होगी तो मंत्री पद मिलेगा उनको? नहीं, मैं साथ नहीं था, मैं NLD के साथ था। रामकुमार गौतम जी और दुष्यंत चौटाला जी की JJP थी। तो चलो, रामकुमार गौतम जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, हल्के ने उनको, दुष्यंत चौटाला ने एक दूसरा देवीलाल बन के जो लोगों के साथ वोट ठगने का काम किया। फिर आज पूरा हरियाणा दुष्यंत चौटाला के बारे में जो बातें कह रहा है वो आप उसको सुनते हो, मैं उसके उनके बारे में क्या बताऊं। फिर भी यही है कि जो लोगों को उस समय सही लगा, लोगों ने वो डिसीजन लिया। अब जो लोगों ने देख लिया उसको देख करके भविष्य के डिसीजन लेने का काम करें। जैसे आने वाले समय में, जैसे आपके साथ ही थे उमेद लोहान जी, पहले इनेलो में थे, फिर उसके बाद पार्टी बदली, फिर कांग्रेस में चले गए, दोबारा से फिर इनेलो में चले गए। कभी आपके भी ऐसा तो नहीं है दौर आने वाला कभी? नहीं, उमेद लोहान जी के बारे में बताऊं तो वो पहले 2014 में इनेलो में थे, 15-16 में वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे, कांग्रेस में रहे, 18 में फिर वो JJP के साथ आ गए, 19 में उन्होंने BJP के लिए वोट मांगे, कैप्टन अभिमन्यु के लिए वोट मांगे, 20 में वो हुड्डा साहब के साथ आ गए, 21 में फिर अभय सिंह चौटाला के साथ आ गए। तो हिस्ट्री बता दी आपने। तो 4-5 साल में उन्होंने 5-6 पार्टी बदलने का काम किया। मेरी मैं बता, पार्टी के साथ रंग भी बदला है नहीं? वो उनसे पूछो, लेकिन मैं मेरी बता सकता हूँ। जब मैं
भाई राजनीति में नया नया सक्रिय हुआ, तो मेरी 4 पीढ़ियों ने चौधरी देवीलाल परिवार को अपना साथ और समर्थन दे रखा था। हमने चौधरी देवीलाल परिवार के अलावा कभी किसी को वोट नहीं दिया। उस समय तक मैं इनेलो से जुड़ा रहा, जब मुझे लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो भी हम वोट डाल रहे हैं वो वोट कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। लोगों से राय ली और अपने दिमाग से भी एक बात समझने का प्रयास किया, माहौल देखने का प्रयास किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, केवल एक व्यक्ति को आप वोट दो, केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे वही बीजेपी के खिलाफ जाएगा। नहीं तो आप दुष्यंत चौटाला को वोट दो, अभय सिंह चौटाला को वोट दो, बीजेपी को दो, वो सारे वोट नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खाते में जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी की, अगर हरियाणा की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, किसके नेतृत्व में आपको लगता है कि हरियाणा में सरकार बन सकती है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनती नहीं, बनेगी। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, चौधरी भूपेंद्र, और 75 पार का नारा देके 50 भी नहीं आई, 40 सीट तक सीमित रहेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में 75 प्लस सीटें आएंगी, आप इसको देखना। और नारनौंद की मैं जहां बात करूं आपको, 1952 में लास्ट बार कांग्रेस जीती है। 50 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं बना नारनौंद से। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये इस बार बनेगा, टूटने का काम करेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आपको लगता है कि ऊपर के जो केंद्रीय नेतृत्व है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आने वाले समय में चुनाव कराएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं, ये तो कमान मिल चुकी है। कमान मिल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड हाईकमान ने कर दिया है, और उन हाईकमान को इस बात का पता लग चुका है कि अगर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनानी है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देना पड़ेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ाई लड़ते, वो लड़ते हैं प्रदेश के हितों की लड़ाई। वो प्रदेश के लिए हित के लिए लड़ते हैं। वहीं पे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कहीं पे रणदीप सुरजेवाला हैं तो वहाँ पे शैलजा जी के वर्कर्स नहीं मिलते, कहीं भूपेंद्र सिंह जी का हुड्डा के वो तो वहाँ पे ना किरण चौधरी के नहीं मिलते। इस तरह की परिस्थिति जो है वो इकट्ठे होकर क्यों नहीं चल सकते कार्यकर्ता भी? आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब गडकरी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सेम सिचुएशन है कांग्रेस का भी। वरुण गांधी के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्षेत्रीय पार्टियों में बड़े बड़े गुट होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में लोग, अब एक छोटी सी बात बताइए, ये तो क्षेत्रीय पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी सॉरी, राष्ट्रीय पार्टियों में गुट होते हैं। क्षेत्रीय पार्टी एक परिवार से जुड़ी होती हैं। आदमी 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में भी जाए तो अपने नेता के साथ दुआ सलाम करके कोई काम कह के वापिस आ सकता है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में बहुत सारे लीडर हैं, लोग हर रोज अपना काम छोड़ के नहीं जा सकते, सबका एक ध्येय है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व तो मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं केवल, और कांग्रेस मेरी पार्टी है। मुझे ना शैलजा जी से परहेज, ना रणदीप जी से परहेज, लेकिन जब मेरा मान सम्मान, मेरा भविष्य मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में सुरक्षित समझता हूँ, तो मैं वहाँ काम करता हूँ, उनके आदेशों की पालना करता हूँ। कोई शैलजा जी के आदेशों की पालना करता है, कोई रणदीप जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो बड़ी पार्टियां होती हैं, समुंदर समान कांग्रेस पार्टी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सबके साथ ये होता है। आप एक गुट कृष्ण आडवाणी, मतलब निजी स्वार्थ होते सभी लोगों के? नहीं, निजी, देखिए निजी स्वार्थ नहीं। जब आपने कहा कि मेरा भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में दिखाई दे रहा है तो अब मैं उनके साथ हूँ, तो निजी स्वार्थ हुआ? जब हम गुटों की बात कर रहे हैं तो हम निजी बात करेंगे ना। प्रदेश की से पहले बात की तो मैंने आपको कहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ही प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया हुआ वोट ही बीजेपी के खिलाफ जाएगा। आज कौन सा देश हित, कौन सा हित? प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई बड़ा हो कांग्रेस का? बिल्कुल नहीं है। अब छोड़िए, पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 29 विधायक एकजुट हैं। आज बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर का नाम, नरेंद्र मोदी का नाम हटा दीजिए, अमित शाह का नाम हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी के पास नहीं, उसके मनोहर लाल खट्टर के पास नहीं है 20 विधायक। मनोहर लाल खट्टर अगर पार्टी से अलग हो जाएं तो अगर हम मनोहर लाल खट्टर को अकेले रख के, सामने रख के उनकी बात करें तो मनोहर लाल खट्टर के साथ 5 विधायक नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं वो। दुष्यंत चौटाला के तो 10 विधायकों में से 4 विधायक उनके खिलाफ हर रोज बयान देते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाने की जो खबरें आ रही है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बागडोर मिलेगी तो कुलदीप बिश्नोई की वहाँ पे कोई पूछ होने वाली नहीं है, उससे पहले पार्टी चेंज कर लेंगे? नहीं, ये गलत है। ये जो कुलदीप बिश्नोई जी ने एक
एक रूमर लगाया कि भाई उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उनको ये नहीं किया, ये नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी की खुद की मजबूरी थी, उनके पासपोर्ट जब्त किए हुए थे, उनके ऊपर ईडी के और इनकम टैक्स के जबरदस्त छापे पड़ रहे थे, और हमें दुख है इस बात का कि कुलदीप बिश्नोई जी ने बिना लड़ाई लड़े सरेंडर कर दिया बीजेपी को। वो अच्छा मैसेज अपने वर्करों में, अपने साथियों में, सुख दुख के लोगों में दे सकते थे। मजबूरी के चलते जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत गलत है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। प्रदेश अध्यक्ष तो हाईकमान ने बनाना है, प्रदेश अध्यक्ष तो बनाना राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाना है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का उसमें क्या रोल आ गया? ये तो सिर्फ ईडी इनकम टैक्स से डर के कुलदीप बिश्नोई जी भागे हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ने की बजाय बीजेपी के आगे घुटने टेकना सही समझा, इसलिए वो वहाँ उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी को वोट देने का काम किया है। तो आने वाले समय में अगर भाजपा में जाएंगे तो क्या हरियाणा में चौधरी कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर जैसे कांग्रेस अलविदा कह के जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? नैतिकता के आधार पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कांग्रेस ने उनको मुक्त कर दिया है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए विधानसभा से, और विधानसभा से इस्तीफा देके आदमपुर में चुनाव होंगे। कुलदीप बिश्नोई को भी पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारी लोकप्रियता कितनी है, कहाँ, कांग्रेस को भी लग जाएगा, और कांग्रेस को भी पता चल जाएगा भाई वोट ये सीट कुलदीप बिश्नोई जी की वजह से जीती जा रही है या कांग्रेस का परंपरागत वोट इस सीट के ऊपर है। तो कांग्रेस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट दिखाई देता है आदमपुर से उतारने के लिए? कोई चेहरा है ऐसा? आज हरियाणा में सबसे ज्यादा चेहरे ही कांग्रेस पार्टी के पास हैं। आदमपुर से बिल्कुल, कौन कौन है? मैं तो एक सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। और आदमपुर में आप भूल रहे हैं कि आदमपुर में बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए, कांग्रेस पार्टी का एक चुनाव भी हुआ था अगर आप युवा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आपके अच्छे संबंध है, दीपेंद्र जी के साथ अच्छे संबंध है, अगर कह दिया कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है, एक तरह से जस्सी पेटवाल को कहते हैं कि आदमपुर से हमारा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा, तो आप जाएंगे? नहीं, मेरी जमीन नारायण में है, मेरे जो साथी है, मेरे चाचे ताऊ, मेरे बुजुर्ग, मेरा गांव नारायण में है, मैं वहीं तक सीमित हूँ। आदमपुर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आदमपुर प्रॉपर से और हिसार में बहुत ऐसे चेहरे हैं जो कुलदीप बिश्नोई को 11 नहीं बजने देंगे, 11 बजे से पहले उनको हरा के घर भेज देंगे। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे कौन से चेहरे हैं? बहुत सारे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अनेकों चेहरे ऐसे हैं जो आदमपुर से भी हैं। कुछ नाम वहाँ पूर्व विधायक भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपके नाम की भी अगर आप बात कर रहे हैं, चौधरी जयप्रकाश जी को ले लीजिए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से कुलदीप बिश्नोई को हराने का ही काम कर दिया था। वो तो एक बस 5000 वोट का मार्जिन रह गया था। बहुत सारे ऐसे नेता हैं हिसार में, चाहे धर्मवीर गोयत की बात कर लें, रामनिवास घोडेला जी की बात कर लें। जयप्रकाश जी के लिए तो आदमपुर में कहते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया नारनौल में, बागड़ी और गादड़ी को बोला वो करने का काम करो, इस तरह का कोई बयान दिया, उसको लेके आदमपुर के लोग काफी नाराज हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बयान चौटाला परिवार के लिए उन्होंने दिया था, और ऐसा ये ना जयप्रकाश जी बहुत सुलझे हुए नेता है, ना ऐसा वो बयान देते हैं। और जयप्रकाश जी ने जो चुनाव लड़ा था आदमपुर में, वो इतिहास बना था। भजनलाल के घर में भजनलाल की जो कुलदीप बिश्नोई जो कहते थे कि मैं भजनलाल का वारिस हूँ, उनकी जड़ें हिलाने का काम जयप्रकाश जी ने। उस समय था, उस समय जैसे केंद्रीय मंत्री भी हो रहे हैं, सांसद रहे हैं, उसके बाद का दौर था। उसके बाद कई वर्षों से आदमपुर की शकल मेरे ख्याल से जयप्रकाश जी ने नहीं देखी होगी, तो एकदम से वही पैराशूट वाला मामला आ जाएगा, फिर पैराशूट से किसी कैंडिडेट को उतार दिया तो जनता स्वीकार करेगी। जयप्रकाश जी अभी बालसमंद गए थे, धरने अभी गए थे, इन दिनों गए थे आपको। अभी सुरेंद्र सिंह जी जो डीएसपी साहब थे जो हमारे, वो भी गए थे, उस टाइम भी गए थे। एक तो एक घटना हुई, जाना बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि जहां जयप्रकाश जी आदमपुर में। एक और बात होती है, उन्होंने चुनाव लड़ा था कलायत से, मुद्दे उनका फर्ज बनता है कलायत से उठाना, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां जयप्रकाश जी के, अब एक आदमी से मत लगाइए, मेरे लगा लीजिए, जहां मेरे निजी संबंध है, जयप्रकाश जी के निजी संबंध है, हुड्डा साहब के निजी संबंध है, चलो हुड्डा साहब के लिए तो हरियाणा प्रदेश सारा ये घर हो गया। जिन लोगों के निजी संबंध है उनके सुख दुख में आना जाना लगा रहता है। मेरे आदमपुर में जानकार हैं, मैं उनके ब्याह में, शादी में, सुख दुख में जाता रहता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि भी वहाँ
वहाँ के कोई जो आदमी है वो हम उनके सुख दुखों में अभी अगर हम लोग बात करें तो दिखाई आपको जो चेहरा दे रहा है वो जयप्रकाश जी का दे रहा है, आदमपुर से उतार सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो पार्टी को तय करना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तय करना है, दीपेंद्र जी को, उदय भान जी को तय करना है। चलो वहां से इस्तीफा होने के बाद पार्टी में शामिल, फिर उसके बाद उपचुनाव को देखेंगे। अभी ये बताइए कि जिला स्तरीय जो कार्यकारिणी गठन आपको क्या लगता है कब तक लिस्ट आउट होने वाली है? कई दिन से लिस्ट कुमारी सैलजा ने फोल्ड करके दिया हुआ, वो लिस्ट अभी खुली नहीं है, और कब तक होगी वो? हाईकमान का काम है ये, मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता इन चीज़ों में इंटरफेयर करे अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट आ जाएगी, फिर पूरी तरह से संगठन बन के तैयार हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के युवा नेता हैं जैसे नारनौल से जस्सी पेटवाड़, समय समय पे अलग अलग लोगों की जो सुख दुख में जाते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन इनसे हमारी बातचीत हुई, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भविष्य में भी इनसे निरंतर संपर्क करके हम इनके विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।